कहते हैं ना मिल ही जाएगी मंजिल राह भटकते भटकते। क्या कि कहते हैं ना मिल ही जाएगी मंजिल राह भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं हैं। आप सभी साथियों को टारगेट विथ नित्यम चैनल पर स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज चलाया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा और सबसे पहला सवाल ही क्या कहता है, वाद्य यंत्र से संबंधित है। कहता है कि सरोद वादक यंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सरोद वादक से प्रमुख व्यक्ति कौन कौन जो हैं वो इससे संबंध रखते हैं। तो आपको बता दें कि जो सरोद वादक हैं इससे पहला व्यक्ति आ जाएंगे आपको अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खान, ठीक है, अलाउद्दीन खान हो गए। उसके बाद राजीव नाथ तारा। आपको बता दें कि राजीव नाथ तारा का हाल ही में मृत्यु हुआ है, तो ये आपको एसएससी एमटीएस के लिए वीवीआई सवाल हो सकता है क्योंकि ये हाल ही में इनका जो है मृत्यु हुआ, तो ये पूछ सकता है कि राजीव नाथ तारा किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो ये सरोद वादक हैं, ठीक है। तो सरोद वादक यंत्र से संबंधित व्यक्ति कौन कौन रहे हैं, तो अलाउद्दीन खान है, राजीव नाथ तारा है और एक और नाम आता है जिनका नाम है अली अकबर खान। क्या नाम है? अली अकबर खान है, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति जो हैं सरोद वादक यंत्र में अपने आप में एक माहिर व्यक्ति हैं और सरोद वादक यंत्र से संबंध रखते हैं। पहला नाम है अलाउद्दीन खान, दूसरा नाम है राजीव नाथ तारा जिनका हाल ही में मृत्यु हो चुका है, तो ये आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, और तीसरा नाम है अली अकबर खान जो कि सरोद वादक में अपने आप में एक हुनरबाज रह चुके हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि बांसुरी से संबंध व्यक्ति कौन रखते हैं, जो बांसुरी को बजाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो बीना वादक यंत्र हैं, ये बीना वादक से कौन कौन व्यक्ति संबंध रखते हैं, तब बीना वादक से पहला व्यक्ति का संबंध है एस बालचंद्रन, पहला व्यक्ति का नाम आता है। दूसरा व्यक्ति है विश्व मोहन भट्ट। तो ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बीना वादक हैं, पहला एस बालचंद्रन और दूसरा विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए हम संतूर वादक को बता देते हैं। संतूर वादक से भी दो व्यक्ति संबंध रखते हैं, पहला है भजन सुपारी और दूसरा है शिव कुमार शर्मा। क्या? संतूर वादक से कौन कौन संबंध रखते हैं? पहला व्यक्ति है भजन सोपारी और दूसरा व्यक्ति का नाम है शिव कुमार शर्मा। और वांसुरी वादक यंत्र से कौन कौन व्यक्ति संबंध रखते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि सत्याशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि सत्याशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्याशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1873 ईस्वी में किया गया था। और ये जो ज्योतिबा फूले हैं, ये ज्योतिबा फूले का एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। तो आपसे पूछ देगा कि गुलामगिरी के रचयिता कौन है, तो गुलामगिरी के रचयिता ज्योतिबा फूले हैं, या फिर गुलामगिरी पुस्तक
किस व्यक्ति से संबंध रखता है? तो ज्योतिबा फुले से ये संबंध रखता है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में करते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये ज्योतिबा जो फुले थे, इनका वाइफ का नाम क्या था? तो ज्योतिबा फुले का वाइफ का क्या नाम था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ज्योतिबा फुले का वाइफ का क्या नाम था। ठीक है, यहां से तो ये पहला सत्यशोधक समाज पूछ दिया। 2-3 और समाज और पार्टियों का नाम पूछता है, जैसे में पहला पूछ देगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला पूछ देगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस करते हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना कब करते हैं? तो 1939 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 में करते हैं, जिनका पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1939 में। एक और पूछ देगा स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया जाता है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया जाता है। किनके द्वारा? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, यानी CR दास और साथ में मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है। एक और आपसे पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और आपसे कौन सा पूछेगा? तो एक पूछेगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया जाता है। ये किया जाता है आपको महात्मा गुरु के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा किया जाता है। तब से पूछ देगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? 1905 में किया जाता है। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। और 1905 में ही रेलवे बोर्ड की भी स्थापना हुआ था। किस आयोग के तहत? तो रॉबर्टसन आयोग के तहत। और 1911 में जाकर बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। किनके द्वारा? तो इनका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा, किस व्यक्ति या फिर हम बोल सकते हैं किस वायसराय के तहत जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्नों का डिस्कशन किया जा सकता है, और वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे पूछ सकता है या फिर पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल कहता है क्या? तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि ऑस्टियोमालेशिया किस विटामिन की कमी से होती है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक से टाइपराइटर की गलती हो गई है। यहाँ पे पूछेगा ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियोमलेशिया जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होती है। और ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है? हड्डियों का कमजोर पड़ना। और ये जो होता है आदमियों में होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मतलब ज्यादा उम्र दराज के लोग हो गए हैं उनमें हो सकता है। तो सीधे हम बता दें कि ये आदमियों में होता है। और अगर यही विटामिन डी की कमी बच्चा में हो जाए, किसमें? बच्चा में हो जाए, तो उसको कहते हैं रिकेट्स हो गया है बचवा के। ठीक है, तो अगर विटामिन डी की कमी बच्चा में होता है तो रिकेट्स बीमारी होगा। और अगर विटामिन डी की कमी आदमी में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। और ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है हड्डियों का झरझर होना। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि विटामिन डी जो है वो सूर्य का प्रकाश का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो सूर्य का प्रकाश लीजिए, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जो विटामिन डी है ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा हार्मोन विटामिन तब विटामिन डी, सनशाइन विटामिन तब विटामिन डी, रिकेट्स किसकी कमी से? तब विटामिन डी किस में होगा? बच्चा में होगा। और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया किस में होगा? तो ज्यादा उम्र दराज व्यक्तियों में, आदमी में हो सकता है, जिसका मतलब होता है हड्डियों का झरझर पड़ना। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी होता है, तो विटामिन ए की कमी से
रतौंधिया होता है, रात में नहीं नजर आएगा, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है कौन? तो गाजर माना जाता है। गाजर मूली खाइए, विटामिन ए को ठीक कीजिए। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण रोधी है, यानी डिफेंसी से बचाता है, संक्रमणों से बचाने का काम करता है कौन? विटामिन ए करता है, ठीक है। और आपको बता दें कि विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। एज दूसरे भाषा में कहता है पायरिया होना, ठीक है, विटामिन सी की कमी होना। और विटामिन सी को आपको पूरा करना है तो खट्टे चीजों का सेवन करना शुरू कर दे, जैसे में नींबू, आंवला, या फिर और भी हो जो जिसमें खट्टे, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, इस तरह चीजें जो खट्टा है वो आप सेवन कर सकते हैं। और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इमली में टार्टरिक और नींबू में सिट्रिक एसिड, ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, वो तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जो विटामिन शब्द है ये फंक नामक वैज्ञानिक दिया था। विटामिन शब्द कौन दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक। कब दिया था? तो 1902 में दिया था, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और भी हम सवालों को यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं। आपको बोल देगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। आपको मालूम है कि भैंस गई कहाँ? पानी में, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और आपसे पूछ देगा दूसरा, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी के छोड़कर सब वसा में आ जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। और अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो शाही रोग होगा। और शाही रोग होगा कहने का मतलब कि हीमोफीलिया होगा, जो कि ब्रिटेन की महारानी को हो चुका था, ठीक है। तो इस बात को भी आपको विटामिन से संबंधित इन सभी जानकारियों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी हम आपको जानकारी दिए हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नटवर सिंह का पुस्तक का नाम क्या है? नटवर सिंह जो है इन्हें हाल ही में देहांत हो चुका है, निधन हो चुका है। और ये नटवर सिंह कोई और नहीं, ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, नटवर सिंह, जिनके हाल ही में निधन हो चुका है। और नटवर सिंह का पुस्तक का नाम क्या है? तो वन लाइफ इज नॉट एनफ। क्या? वन लाइफ इज नॉट एनफ, ENOUGH, ठीक है। तो वन लाइफ इज नॉट एनफ जो पुस्तक है ये नटवर सिंह का है। और नटवर सिंह जो है भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, जिन्हें हाल ही में निधन हो गया है। आपसे कुछ और प्रमुख पुस्तकें पूछ देगा, जैसे में पूछ देगा ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको आप नोट कीजिएगा कि वन लाइफ इज नॉट एनफ ये नटवर सिंह का है, ठीक है। देखिए एक आपसे पूछ देगा कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनकी पुस्तक है? तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला का पुस्तक है, ठीक है। एक आपसे पूछ देगा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत का समाधि पुस्तक के रचयिता गीतांजलि सिरे हैं। और इसी पुस्तक के चलते गीतांजलि सिरे भारत के पहले व्यक्ति ऐसे बने जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और वो पुस्तक है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो टॉम्ब ऑफ सैंड कहने का मतलब रेत के समाधि पुस्तक के रचयिता गीतांजलि सिरी हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के रचयिता नेल्सन मंडेला हैं। और वन लाइफ इज नॉट एनफ के रचयिता नटवर सिंह हैं। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किनकी आत्मकथा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और आपसे पूछ देगा पोलो में, तो पोलो में 4 खिलाड़ी, पोलो में देखिए 4 अक्षर है, तो पोलो में 4 खिलाड़ी।
और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, ठीक है। अब वाटर 3 अक्षर के, अब पोलो में है 4 खिलाड़ी, तो 4 3 7, तो वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4। और कबड्डी में क्या खिलाड़ी होता, तो के से कबड्डी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, और एन ई से नेट और बी से बॉल, नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी, और एच से हैंड और बी से बॉल, हैंड बॉल में भी 7 खिलाड़ी। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, और हैंड बॉल में भी 7 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, ठीक है। आपसे पूछ देगा बेसबॉल, तो बेसबॉल में क्या खिलाड़ी, तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, और खो खो में भी 9 खिलाड़ी, खो खो नो नो, खो खो 9, तो खो खो में 9 खिलाड़ी और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी। और आपसे एक और पूछ देगा बास्केटबॉल में, तब बी से बास्केट और बी से बॉल, बी से बेस और बी से बॉलो होता है, तब बेसबॉल में 9 और बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9 और खो खो में 9, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, हैंडबॉल में भी 7। सबसे ज्यादा किस खेल में खिलाड़ी रहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सबसे पुराना हॉकी से संबंधित पुरस्कार कौन सा है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।